इमेजिन करिए, आपकी एक कंपनी नहीं, आपके अंडर 100 कंपनियां हैं। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं आपको, मैं 100 रिटेल आउटलेट नहीं, 100 फ्रेंचाइजी नहीं, 100 फैक्ट्री नहीं, 100 डिपार्टमेंट्स नहीं, 100 कंपनियां हो और 100 कंपनियों के सैकड़ों डिपार्टमेंट हो, लाखों एम्प्लॉई हो और कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड हो। जेआरडी टाटा की बात कर रहा हूं, कैसे मैनेज करोगे आप? जेआरडी टाटा। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वेलकम टू टाइकून्स ऑफ इंडिया। टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, 17वां एपिसोड है ये। 16 जबरदस्त एपिसोड, इतनी डेप्थ दूंगा ना, सीख जाओगे इस वीडियो के एंड तक कि मैं एक कंपनी से 100 कंपनी तक कैसे पहुंच सकता हूं। ये शक्तिशाली नहीं, मल्टीशाली टाइकून। ये वो व्यक्ति है जिनको विरासत में 15 कंपनियां मिली थी। इनके पीछे 15 कंपनियां देखे गए थे। जेआरडी टाटा ने 15 को 95 कंपनियां, जिसकी सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां, लाखों एम्प्लॉइज, लिमिटेड कम्युनिकेशन में लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करी, सीख जाओगे इस वीडियो के अंदर। इसको पूरा देखना। लंबे होते हैं वीडियो, लेकिन मेरे को कोई गैस नहीं देना, ग्रेविटास देना है। जिस जिस सेक्टर में इन्होंने कदम रखा, अच्छो अच्छो को टाटा कह दिया। ये थे जेआरडी टाटा। एविएशन हो, केमिकल्स हो, आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो, पावर हो, एनर्जी हो, कंज्यूमर गुड्स हो, कितना याद कर लूं मैं, हॉस्पिटैलिटी हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, रिटेल, केमिकल, एजुकेशन, कुछ भी। विरासत में 15 कंपनियां मिली और जब रतन टाटा जी को सौंपी तो उस समय 95 कंपनियां थी। 15 से 95, मिलेनियर से बिलियनियर का मैथ, वो मैथ आपको बताऊंगा। वो आज आपको मैं धीरे धीरे सारी एक एक चैप्टर में सिखाते जाऊंगा। बहुत चीजों में तो इन्होंने पहली बार किया भारत के अंदर। एक ही तो व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला बिजनेसमैन में से, एक ही व्यक्ति है, एक ही भारत के पूरे इतिहास के अंदर। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन एविएशन बोलते हैं, जिन्होंने इंडियन एविएशन को जन्म दिया। फादर, ये पहले व्यक्ति थे जिनको फ्लाइंग का, हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला। एयर इंडिया को उन्होंने जन्म दिया, इंडियन एयरलाइंस को जन्म दिया। कई चीजों में सबसे पहली बार किया। पहली बार उन्होंने पेड छुट्टियां देनी शुरू करी अपने एम्प्लॉइज को। 8 घंटे का वर्क आवर बनाना शुरू किया। उस समय की बात कर रहा हूं मैं। मेडिकल फैसिलिटी हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट और आखिरी इंडस्ट्रियलिस्ट, अब तक एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट। कौन? जिनको भारत रत्न मिला, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनको प्यार से बोलते हैं जेआरडी टाटा। एज ए ट्रेनी शुरू किया था उन्होंने अपना काम जमशेदपुर में। ट्रेनी कितने, बहुत छोटी सिंपल सी नौकरी, भले ही ट्रेनी की नौकरी हो, पर प्लान टाइकून का था, ट्रेनी का नहीं था। जमशेदपुर की जो फैक्ट्री थी टाटा स्टील, वहां एक जनरल मैनेजर हुआ करते थे मिस्टर पीटरसन, जिनको ये अपना गुरु मानते थे। मिस्टर पीटरसन से उन्होंने बहुत सीखा। उनके पीए की तरह काम किया, फाइलें संभालना, छोटे मोटे काम करना। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये ट्रेनी थे, लेकिन सोच टाइकून वाली थी। उसी समय पीए बने 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 बने, डेली स्केड्यूल मैनेज करते करते प्लांट की मंथली प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कैसे बढ़ेगा, मार्जिन कितने कम है, कैसे बढ़ाएंगे, कैश फ्लो कितना बढ़िया चल रहा है, आरओआई कितनी तेज आ रहा है, सब ऑब्जर्व करते थे। इनके एक्सपीरियंस ने इनको एक्सपेंसेस सिखा दिए, कैसे कंपनी के, कैसे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस का एक्सपर्ट बना जाता है। और 22 साल की उम्र थी जब इनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद टाटा सन्स का इनको 22 साल की उम्र में डायरेक्टर बना। एक्चुअली बुद्धि बहुत तेज थी। चलते एक एक करके सारे अध्याय। पहला चैप्टर, माइंड ऑफ महाराजा। वो जो महाराजा एयरलाइंस, एयर इंडिया जो उन्होंने चालू करी, ये सेक्टर उन्होंने कैसे चालू किया, अंग्रेजों को एक सर्विस दी, उसके बदले सेक्टर चालू कर दिया। जैसे आगे चल करके राज करना हो ना, उसकी सोच भी राजा जैसी होती है। और उसकी सोच क्या होती है, केवल राजा जैसी नहीं, साम्राज्य बनाने वाली। 15 कंपनियों से 95 कंपनी पे कैसे पहुंचे, ये पूरे वीडियो में सीख जाओगे आप। 1929 की बात है। जेआरडी पहले इंडियन बने जिनको फ्लाइंग लाइसेंस मिला, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। ब्रिटिशर तब एशिया में कई कंट्रीज को कंट्रोल किया करते थे, बहुत सारी कंट्रीज को। आजू बाजू भारत के बहुत सारी कंट्री थी जिसमें जो ब्रिटिशर से कंट्रोल में थी, उस समय इनकी कॉलोनी हुआ करती थी। और बनाए रखने के लिए, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए, इनको लंदन से, लाहौर से, मुंबई से, कोलकाता से, कोलंबो से, आगे चलते चले पूरे ऑस्ट्रेलिया तक, इनको मलेशिया तक, इंडोनेशिया, सब जगह इनको बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करना था। कम्युनिकेशन सिस्टम होता नहीं था, एक ही तरीका था, हवाई जहाज से मेल भेजें। तो ब्रिटिश की एक कंपनी थी, ब्रिटिशर्स की, इंपीरियल एयरवेज। ये दुनिया की सबसे अच्छा एयरवेज हुआ करता था। लंदन से कराची तक मेल कैरी करके लेके जाता था, और लंदन से कराची, कराची से कलकत्ता, कलकत्ता से ऑस्ट्रेलिया निकल जाता था, तो मुंबई नहीं आ पाता था। और इंडियन फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई थी, और मुंबई आने में समय लग गया। जेआरडी को समझ में आ गया कि इनको जो गैप है ना, इनको मुंबई भेजने के लिए कोलकाता चिट्ठी पहुंचती है, फिर वहां से सड़क से आती है, बहुत दिन लग जाते हैं, समय बहुत लग जाता है। कराची पहुंचती है, वहां समुद्र के रास्ते मुंबई आती है, समय बहुत लग जाता है। उन्होंने कहा कि मैं एविएशन कंपनी खुद की एस्टैब्लिश करता हूं उनके साथ पार्टनरशिप में, और एयर सर्विस को रन करने के लिए जितने में जो खर्चे आते हैं, मेरे पास अब फंड्स तो है नहीं इतने ज्यादा। अपनी कॉस्ट को एनालाइज किया। एक तो है वन टाइम कॉस्ट, सारा पूरा सेटअप करने के लिए। उसके बाद रेकरिंग कॉस्ट जो बार बार आने वाली है। और तीसरी, कितना रेवेन्यू लेकर के आऊं ताकि ये खर्चा बाहर निकल जाए। तो जेआरडी का मास्टर स्ट्रोक, प्रॉफिट बाद में आएगा, कॉस्ट को मिनिमल कर लूं, कैसे किया उसको सीखो आप। जेआरडी ने क्या किया, 4 चीजों पर ध्यान दिया। पहला, कि जो मुझे एयरक्राफ्ट चाहिए, वो सेकेंड हैंड प्लेन उन्होंने खरीद लिया। अब सेकेंड हैंड प्लेन खरीद लिया, अब एयरलाइन शुरू करना चाहते थे, पर अपने एयरपोर्ट नहीं। तो तब जो अंग्रेजों के छोटे एरोड्रम होते थे,
एरोड्रम क्या है? बस खाली हवाई पट्टी बना रखी, किसी भी लोकेशन पे एयरक्राफ्ट कहीं पे भी टेक ऑफ या लैंड कर जाएगा। छोटी एरोड्रम, बहुत छोटा। एयरपोर्ट तो पूरा है ना, एयरपोर्ट में तो सारी फैसिलिटी, सारा कमर्शियल पैसेंजर, पूरा कार्गो ऑपरेशन, इतना कुछ होता है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है। एरोड्रम उसका समझो बच्चा वर्जन, छोटा वर्जन। एरोड्रम में कुछ नहीं होता, बेसिक इंफ्रा, एक रनवे है, एक पट्टी बना रखी है, एक छोटा मोटा शेड है और बहुत छोटा सा सपोर्ट का स्टाफ, मतलब बस 2-4 आदमी वहां, 5-7 आदमी काम हो जाता है। एयरपोर्ट में पूरा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसेंजर टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हैंगर, हैंगर मतलब शेड, जिन बड़े बड़े शेड जिसके नीचे, तो वो एयरपोर्ट बहुत बड़ा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनसे बोला कि आपका मुंबई में एरोड्रम है, वेस्ट हो रहा है, वो मेरे को आप दे दो पार्टनरशिप में। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी ट्रेंड वर्कफोर्स दे दो, वो तीसरा पॉइंट है, आपका पायलट, आपका मेंटेनेंस इंजीनियर, आपका ऑन ग्राउंड सपोर्ट, वो मेरे को दे दो। और इसके बाद भी अब लाइसेंस मिलना आसान नहीं था, लाइसेंस देना चाहते थे, तो जेआरडी टाटा ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीड को एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, मैं आपको पहला प्रॉमिस करता हूं कि मैं केवल आपके देश का हवाई जहाज खरीदूंगा, पहला प्रॉमिस। दूसरा, मैं खाली गोरों को ही नौकरी पर रखूंगा, क्योंकि वो चाहते थे इस काम में खाली गोरे रहे नौकरी में, गोरों को ही नौकरी पर रखूंगा, ये प्रॉमिस भी कर दिया। दूसरा, तीसरा, इन्होंने कहा कि आपकी श्रीलंका का भी जो हवाई का खर्चा है, काम है, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपकी जितनी चिट्ठियां पहुंचानी है, कोलंबो में पहुंचानी है, वो भी काम कर दूंगा मैं। कोई पोस्ट है, कोई लेटर है, कोई ऑर्डर है, लंदन का कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वहां पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो, मुझे लाइसेंस दे दो, लाइसेंस दे दो। जेआरडी ने अपनी सारी सर्विसेज उनको एक्सटेंड करी, और ये सारी सुनने के बाद में जेआरडी ने कहा बस मुझे क्या करो, अपना एरोड्रम दे दो, अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट स्टाफ दे दो वहां पे, अपने पायलट वगैरह मुझे दे दो। तो ब्रिटिशर्स को लगाया 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब ये कॉस्ट कॉन्शियस बिजनेसमैन, इन्होंने बिना पैसा लगाए, बिना पैसा इन्वेस्ट किए, अग्रेसिव तरीके से नेगोशिएट किया, 40-50% कैपिटल बचा लिया। इस तरह 1932 में टाटा एयरमेल की शुरुआत हुई, एयर इंडिया की नहीं, तब उसका नाम था टाटा एयरमेल। टाटा एयरमेल बाद में टाटा एयरलाइंस बनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ये 15 से 95 कंपनी का सफर समझते हैं आप, इन्होंने तैयारी कर ली, बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में। टाटा एयरमेल क्या था, खाली चिट्ठियां लेके जाया करती थी। उस समय तक पैसेंजर नहीं होता था, हवाई जहाज में एक पैसेंजर, 2 पैसेंजर जा रहे हैं, हवाई जहाज खाली जाया करता था, चिट्ठियों से पैसा कमा कमा करके भेज करके ये अपना एयरक्राफ्ट चला रहे थे। फिर टाटा एयर उसमें मेल से एयरलाइंस कर दिया, और उसके बाद अपने ऑपरेशंस के पहले 5 साल के अंदर इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने कहा कि इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इसका ब्रांड कैसे बनाऊंगा, इसका ब्रांड बनाऊंगा 99.4% पंक्चुअलिटी। ऐसा माना जाता था कि अगर लंदन में जहाज उतरा है, और लंदन में जहाज उतरा और किसी ने पूछ लिया लैंड करके क्या समय हो रहा है, देखे लैंड कर गया, बोले 11 बजे है। क्यों? मतलब आपने घड़ी तो देखा नहीं, आपने तो बाहर देखा। अगर टाटा एयरलाइंस का प्लेन लैंड किया है तो 11 बजे होंगे। टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी को बहुत बढ़िया, इतनी साफ सुथरी सिस्टम बना के रखते थे, इतना क्लीनलीनेस, इतना हाइजीन रखते थे। और दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस जो ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी, इंपीरियल एयरवेज, उसका पंक्चुअलिटी 80%, इनका 99.4%। 1954 में आते आते टाटा एयरलाइंस को भारत की सरकार ने, नेहरू जी ने अपने रिक्वेस्ट करके उसको नेशनलाइज कर दिया। अब टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया बन चुका था। जेआरडी को बोला कि आप इसके चेयरमैन बने रहो, आप संभालो, हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई हिस्सेदारी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, लेकिन आप ये देश के लिए कर लो, हमारे लिए कर लो। उन्होंने अपना समय भी एयर इंडिया को देना शुरू कर दिया। एक ऐसा आदमी जिसकी पहले ही कई कंपनियां चल रही हैं, फ्री में देश के लिए उन्होंने एयर इंडिया को समय दिया। ना रिवॉर्ड था, ना अवार्ड था, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला। कैसे संभाला, क्या किया इन्होंने? इन्होंने देखा इनके ना परफॉर्मेंस रिव्यू का तरीका अच्छा था। अब क्या बिजनेसमैन सीखना चाहते हैं ना, एक कंपनी से 100 कंपनी, इनका परफॉर्मेंस रिव्यू का तरीका बड़ा अच्छा था। ये क्या करते थे, WGMGD, हाँ, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जिस चीज को फोकस करोगे, मेजर करोगे, वो काम हो जाएगा। WGMGD, व्हाट गेट्स मेजर्ड, जिस चीज को मेजर करोगे, बिकॉज व्हाट यू इंस्पेक्ट, पीपल विल डू व्हाट यू इंस्पेक्ट, दे विल नॉट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट। जो आप मुझसे मांगोगे वो नहीं मिलेगा, जिस चीज को चेक करोगे बार बार। ये क्या करते थे, टाइम कीपिंग को बहुत चेक करते थे। फ्लाइट का स्केड्यूल, उसका डिले, उसकी इंप्लॉइज की पंक्चुअलिटी, उनका टर्न अराउंड टाइम, कितनी देर में पहुंच जाएगा। हवाई जहाज इनका, एयर इंडिया का, हमेशा टाइम से लैंड करता था, हमेशा टाइम से लैंड करता था। धीरे 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 बहुत सफर होने लगा एयर इंडिया। दुनिया भर से लोगों को एयर इंडिया पे विश्वास होने लगा। ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी का टाइमलाइन हमेशा देखते थे कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ जर्नी कितना है और एक्चुअल टाइम ऑफ जर्नी कितना है, एक्चुअल टाइम टेकन कितना है। भाई अगर 2 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है, कितने में पहुंचा, 2 घंटा 41 मिनट में तो नहीं पहुंच गया, 2 घंटा 42 मिनट तो नहीं लगा दिया। इतनी पंक्चुअलिटी रखते थे, टाइम कीपिंग रखते थे। और एक चीज जो कभी नहीं छोड़ते थे, अगर टेबल पे मिट्टी हो तो अपने हाथ से भी साफ करेंगे, बाथरूम में गंदगी हो तो शीशा खुद साफ कर देंगे। वो किस लिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, सीसैट स्कोर बोलते हैं इसको। कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर हमेशा चेक करते थे कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के लिए से कितना सेटिस्फाइड है। जेआरडी की लीडरशिप थी ये। उनको पैसा नहीं मिलता था, कमाई नहीं होती थी, पर भारत के लिए करना था। ये भारत की एयरलाइंस थी। क्या हुआ रिजल्ट? दुनिया की टॉप 3 एयरलाइंस में आ गया। दुनिया की बोल रहा हूं, आज नहीं है, उस समय जेआरडी टाटा के समय पे दुनिया की टॉप 3 एयरलाइंस में आ गया। बहरहाल आगे बढ़ते गए, माहौल बदला। 1978 में मोरारजी देसाई, अगर कोई भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा होता था ना, उसको साइडलाइन करते थे।
भाई ये तो नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, इसको साइडलाइन कर दो। उस समय पॉलिटिकल इशू ऐसे हुए, जेआरडी टाटा को उस समय चेयरमैनशिप से बोला तुम रिजाइन करो, हम देखेंगे। अब हुआ क्या, अब जो असली पायलट थे इस कंपनी के, जेआरडी टाटा, वो जब हट गए, जब उनको निकाल दिया गया, तो फिर तो प्लेन क्रैश होना था ना, तो वो कंपनी क्रैश होती चली गई। जेआरडी ने बोला था कि भारत सरकार को हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका डिजास्टर हो जाएगा। और वही हुआ जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया। एयर इंडिया उसके बाद लॉसेस में गया, और वो दिन था और आज का दिन आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं आया। वो तो रतन टाटा साहब ने बाद में कंपनी वापस ली। 1980 में 21 करोड़ का लॉस किया, 20 सालों तक स्ट्रगल करती रही कंपनी, करती रही। और फुल सर्कल कब कंप्लीट हुआ, जब रतन टाटा ने जाकर के एयर इंडिया 2022 के अंदर खरीदी वापस, और तब तक 80,000 करोड़ रुपया भारत का लॉस कर चुकी थी एयर इंडिया। और एक साल के अंदर टाटा की ओनरशिप में 60% लॉस उन्होंने कम करके एकदम लॉसेस को मिनिमाइज करते करते धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे ले आए। जेआरडी टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन है जो सचिन तेंदुलकर है अपने बिजनेस के, इनको सेंचुरी मारनी है। ये 15 कंपनियां मिली लेकिन 95 तक लेके गए। ये मिलियनियर से बिलियनियर का मैथ आप सीखोगे। ये किया कैसे, अब आएंगे आगे की स्ट्रैटेजी में। उसके लिए जरूरी था टाटा एम्पायर को अच्छे से समझना। आज आपको समझाऊंगा टाटा एम्पायर हर वर्टिकल में ग्रोथ का स्कोप ढूंढना था, तो इन्होंने महासागर में डाइव किया, इस महासागर में, और डाइवर्सिफाई करते चले गए, बढ़ाते गए। लेकिन अब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा अगले सारे चैप्टर से कि किया कैसे। पहले समझते हैं टाटा एम्पायर काम कैसे करता है। डिकोडिंग द टाटा एम्पायर। इस पूरे कॉन्ग्लोमरेट को 3 लेयर में समझो। सबसे ऊपर मानेंगे टाटा ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट के नीचे आता है टाटा सन्स। टाटा सन्स वो जो सारी कंपनीज को हैंडल करता है, और उस कंपनीज को क्या बोलते हैं, उसके नीचे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में हर एक अलग अलग कंपनी है जो इंडिपेंडेंटली रन करती है। यानी कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी किसको रिपोर्ट कर रही है, टाटा सन्स को। टाटा सन्स का एक चेयरमैन कौन, एन चंद्रशेखरन, हाँ, जो पहले टीसीएस देखा करते थे। टाटा सन्स किसको रिपोर्ट कर रही है, टाटा का जो अपना ट्रस्ट है जहां से दान सेवा की जाती है। यानी कि टाटा सन्स जो कमाएगा उसका 66% टाटा ट्रस्ट को, जो कि नोएल टाटा देख रहे हैं, उनके पास चला जाएगा। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी है। टाटा पावर एक बड़ी कंपनी है, वहां प्रवीण सिन्हा है। टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, वहां के कृथिवासन है। टाटा मोटर्स है, वहां पे विदेशी व्यक्ति है मार्क। टाटा स्टील है तो टीवी नरेंद्रन देखते हैं उसको, या टाइटन समझ लो आप, वेंकट रमन देखते हैं उसको। अब ये सारी कंपनियां इंडिपेंडेंट चलती हैं, ये सारी कंपनियां एक आदमी को रिपोर्ट करती हैं, वो कौन है, एन चंद्रशेखरन। सारी कंपनियों के अपने अपने सीईओज हैं, अपना अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, पर ये सब कुछ जाता है चंद्रशेखरन के पास, जो कि चेयरमैन है पूरे टाटा सन्स के। चंद्रशेखरन खूब पैसा कमाते हैं टाटा सन्स में, और जितना कमाते हैं उसका 66% अपने ऊपर नोएल टाटा को दे देते हैं, जो कि ट्रस्ट के चेयरमैन है। वो ट्रस्ट सारा दान सेवा में पैसा लगाता है। ऐसे कंपनी और भी बहुत है, इनके होटल्स हैं, ताज होटल वगैरह, इंडियन होटल कंपनी बोलते हैं उसको, या उनका वोल्टास है, बहुत अच्छा चला है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कम्युनिकेशन है, बड़ी कंपनियां इनकी बहुत सारी हैं। आप ऐसा करते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं टाटा ट्रस्ट का काम क्या। टाटा ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि जमशेद जी टाटा, फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, 1892 में उन्होंने शुरू किया था। ये जमशेद जी टाटा ने जो शुरू किया, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि कंपनी जो कमाएगी उसका 66% दान सेवा में हम लगाएंगे। तो वो सबको कमाने के बाद ऊपर, सबसे ऊपर के लेयर पे चला जाएगा टाटा ट्रस्ट के पास में। कैसे आता है उसको इनकम, उसको आता है डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, जो भी सब नीचे जितनी कंपनियां उनकी कमा रही है, डिविडेंड इंटरेस्ट से आएगा टाटा सन्स पे, और टाटा सन्स दे देगा टाटा ट्रस्ट को अपने ऊपर। तो इनके जो चेयरमैन होते हैं वो सारा का सारा टाटा सन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। टाटा ट्रस्ट का काम है इनोवेटिव हेल्थ केयर सोल्यूशन करना, या कोई हेल्थ केयर इनिशिएटिव लेना, या कोई एक्सेसिबल अफोर्डेबल मेडिकल केयर देना, एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म्स लेकर के आना, लाइवलीहुड अंडर सर्व्ड कम्युनिटी जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा उनकी मदद करना। तो ये सब टाटा ट्रस्ट करता है। उसके बाद आता है टाटा सन्स पे। टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स से पैसा कमाता है। टाटा सन्स किससे कमाएगा, सारी कंपनी से पैसा कमाएगा। तो थोड़ा टाटा सन्स को समझ लेते हैं। टाटा सन्स का काम क्या है, या एन चंद्रशेखरन है, इनका काम क्या है, ये सारी टाटा ग्रुप की कंपनीज की को होल्ड करते हैं एक जगह पे, साधारण भाषा में एक जगह पे होल्ड करते हैं। अब सारी कंपनी जितना कमाएंगी उसकी लॉयल्टी फीस होती है कि तुम टाटा नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले तो तुम्हारे रेवेन्यू का 0.25% लेंगे, मैक्सिमम 200 करोड़ तक, 200 करोड़ तक। एक तो वो हो गया। दूसरा, हर कंपनी से जो डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कोई और इनकम आ रही है, वो भी इसके पास चला जाएगा। तो एन चंद्रशेखरन की जिम्मेदारी क्या बन जाती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है मेरी सारी कंपनियां अच्छे से कमाएं, मैं उनको एक अच्छी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप दूं, मैं उनको इनोवेशन एक्सपेंशन में मदद करूं, मैं उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी रेशियो बिल्कुल ठीक रखूं, और मैं उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब नियम कानून, ईमानदारी, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टर, मोरालिटी, ये चारों चीजों पे। अब ये काम किसका है, एन चंद्रशेखरन के नीचे की सारी कंपनी, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे टाइटन हो, चाहे फलाना टाटा मोटर हो, सब ये सब अच्छा कमा के दें। जब अच्छा कमाएंगे, इनको मैं अच्छे से चलाऊंगा, तो फिर मैं नोएल टाटा को पैसे पकड़ा दूंगा कि भाई आप दान सेवा करो।
तो ये अब समझते हैं टाटा कंपनी जो तीसरा लेवल है, जो सब कमा करके ऊपर देती है अपने, वो कैसे काम करती है। जहां मैंने आपको पावर, टाटा पावर, टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील सबका नाम दिया, टाइटन का नाम दिया, ये कैसे काम करेंगे, इनका तरीका क्या है। इसमें टाटा कंज्यूमर उसका 28% एन चंद्रशेखरन के पास ऊपर है ना, या फिर टाटा इन्वेस्टमेंट है उसका 69% है। असली कमाई इनकी टीसीएस से होती है, टीसीएस में 71% है ऊपर एन चंद्रशेखरन के पास में, यानी कि टाटा सन्स के पास में। टाटा केमिकल के पास 32% इनका है, होटल्स जो उनके हैं ताज होटल वगैरह उसका 36%, बाकी बाजार में डाइल्यूट कर चुके हैं। टाटा स्टील कमा करेगा, टाटा मोटर कमा करेगा, पावर, हर टाटा की कंपनी इंडिपेंडेंट चल रही है, लेकिन ऊपर से टाटा सन्स उनको गाइड करता रहता है, उनकी स्ट्रैटेजी टीम उनको गाइड करती रहती है। अब कंपनी चलाने के लिए एसओपी चाहिए होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जेआरडी टाटा ने कहा कॉन्ग्लोमेरेट है, कंपनी नहीं है, मेरे को एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स बनाऊंगा, है ना, और उसके लिए मुझे पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने उन दिनों बनाया था। आज सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जो फॉर्च्यून 500 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती हैं। मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। ये क्या कहते हैं, बेंचमार्किंग कर दो कि अगर स्टील में है, बाजार में दुनिया में बेस्ट स्टील की कंपनी कितना कमा रही है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्या मेट्रिक्स हैं, मुझे उनके बराबर चलना है, उनसे अच्छा चलना है। सिनेरियोस को अब जो पूरा टाटा सन्स जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे टाटा सन्स का जो चेयरमैन होगा वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअल कंपनीज के लिए सिनेरियो एनालिसिस करेगा। बेस्ट केस में इस कंपनी में क्या होगा, वर्स्ट केस में बर्बाद होगी तो क्या होगा, और अगर मोस्ट लाइकली है या लीस्ट लाइकली है, हर सिनेरियो को देखेगा और केपीआई बता देगा कि भाई कंपनी को मैं रेड में मानूंगा बेकार है, ब्लू में मानूंगा ठीक ठाक चल रही है, ग्रीन में मानूंगा बहुत बढ़िया चल रही है। उनके डैशबोर्ड्स टाटा सन्स के पास आ जाते हैं, हर कंपनी के आ जाते हैं, जितनी भी इनकी कंपनी है। तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ने ऐसा हेल्प किया इनको, जो इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया जेआरडी टाटा ने। उस समय 1939 में केवल 62 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, और जब तक 1991 तक गए तब तक ये 10,000 करोड़ का रेवेन्यू पार कर चुके थे उस समय। जेआरडी टाटा ने बिजनेस के सारे मैट्रिक्स तैयार कर लिए। अब तैयार करने के बाद उसको और बड़ा बनाया, आगे चले तो तेल भी बनाया और टेलको भी बनाया। 15 से 95 तक पहुंचने का ये फॉर्मूला, मिलियनियर से बिलियनियर की मैथ, वो मैथ अब 1930s हम पार कर चुके हैं। इनका टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा की एयरलाइंस, टाटा के होटल्स, टाटा की मिल्स सब चल रही थी। अब केमिकल्स में इनको बड़ा फॉर्मूला ढूंढना था, केमिकल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली इनको, वहां से आगे चल सकता हूं। कैच बिहाइंड केमिकल, तीसरा अध्याय, एक कंपनी जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। समझना केमिकल में हुआ क्या है, ये केमिकल नहीं है, ये आपको यहां बहुत नई चीज समझ में आएगी कि मैं एक प्रोडक्ट से कई चीजें कैसे बना सकता हूं। आपको वैसे मालूम होना चाहिए, आपके घर में जो खाना बनता है, बर्तन धुलता है, जो घर बनाने के अंदर आपके नमक में, आपके डिटर्जेंट में, आपके जो शीशे के ग्लास होते हैं, जो घर में टाइलें लगती हैं, हर जगह टाटा केमिकल्स है। देश का नमक टाटा, देश का नमक टाटा, देश का नमक टाटा। अरे बाद में देश का नमक टाटा बना, केमिकल का पूरा साम्राज्य बन गया देश के नमक से। शुरुआत कैसे हुई, जेआरडी ने एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी को असेस किया। कैसे असेस किया, इन्होंने क्या किया, मार्केट का एनालिसिस किया कि मार्केट की मेट नीड, अनमेट नीड क्या है। इन्होंने कंपटीशन को समझा अच्छे से कि कंपटीशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मुझे बाजार में क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और अपनी कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी एनालिसिस किया, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता। क्योंकि इनको केमिकल्स में जाना था, केमिकल से बहुत कुछ निकल रहा था, केमिकल्स भारत में उस समय बहुत जरूरी थे। अर्ली 40s 50s 60s में केमिकल्स ने बहुत काम करके दिखाया था। तो ये देख रहे थे मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी एनालिसिस। फिर इन्होंने देखा कि मुझे कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो पहले से चल रही हो, जो पहले से चल रही हो लेकिन स्ट्रगल कर रही हो। मैं उसका फिट देख लूं कि अगर वो मेरे विजन से अलाइन होती हो, उसके पास क्या कॉम्पिटेंसी ताकत है, मेरे पास क्या कॉम्पिटेंसी ताकत है, उसको समझ लूं। और तीसरा, मैं रिस्क कितना ले पाऊंगा, मेरे को पैसा बर्बाद नहीं करना है, ये मेरा पैसा नहीं है, ये टाटा सन्स का पैसा है। हाँ, ये टाटा सन्स का पैसा है, ये टाटा ट्रस्ट का पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। जेआरडी इसको अपना पैसा नहीं समझते। तो टाटा ग्रुप की खासियत ही यही है, आपको इक्विटी या सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, आपकी जिम्मेदारी है पूरे ग्रुप को चलाना। तो जेआरडी की खास बात थी, कंपनी को ऐसे ट्रैक करते थे कि मेरे को कोई ऐसी मिल जाए जिसमें पोटेंशियल पर स्ट्रगल कर रही हो, तो सिर्फ कल का नहीं, आने वाले परसों तरसों तक का हिसाब जोड़ते थे। क्योंकि 15 से 95 कंपनियों में कैसे लेके गए, उन्होंने एक प्लांट को देखा, प्लांट था गुजरात के अंदर, ओखा सॉल्ट प्लांट। ओखा सॉल्ट प्लांट, बड़ा पंजाबी में कहते हैं बड़ा ओखा काम किया यार, बड़ा ओखा काम किया है जी, पंजाबी में मतलब बेकार, इसका वैसे नाम था ओखा जी, नाम था OKHA। ये सबसे बड़ा सॉल्ट का प्लांट था, लेकिन स्ट्रगल कर रहा था, 8 साल से लॉस में चल रहा था। क्यों, मशीनें पुरानी थी इनकी, और प्रोडक्शन लेवल नीचे गिर रहे थे, और पैसा था नहीं इनके हाथ में। जेआरडी ने देखा, पूरी पिक्चर का सिनेरियो एनालिसिस किया दूर तक, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये फाइनेंशियली वीक है और इसके बाद बहुत सारी एडवांटेजेस है आसपास। तो जेआरडी जाकर के आसपास पूरा सर्वे करके आए, बोले देखो क्या है, ये कोस्ट लाइन के नजदीक है गुजरात में, तो यहां से एक्सपोर्ट बहुत हो सकता है, स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एक्सपेंशन हो सकता है अगर मैं इसको बड़ा कर दूं। तो ये पहली चीज। दूसरी, इन्होंने देखा विदेश में तो जा सकता हूं, लेकिन दूसरी है कि मैं क्या कर सकता हूं, लाइमस्टोन और कोल नजदीक है, यहां पे बहुत नजदीक है।
अगर मैं उसका इस्तेमाल कर लूँ तो सोडा ऐश प्रोडक्शन करूँगा। अब समझना सोडा ऐश प्रोडक्शन क्या है? भैया गेम चेंजर है। आपको समझ नहीं आएगा सोडा ऐश कहाँ लगता है। आज चाहे वो काँच की बोतलें हों, जार हों या खाने के लिए बेवरेजेस के लिए चाहिए हो शीशी आपको बोतलें, कोई कॉस्मेटिक्स चाहिए हो, कोई परफ्यूम चाहिए हो, कोई दवाइयाँ चाहिए हो, कोई आपको मिरर्स चाहिए हो देखने वाले या विंडोज़ लगानी है या पीने के ग्लास होते हैं, प्लेट होते हैं, कप होते हैं, चम्मच होते हैं। सेरामिक्स देख लो आप सारे के सारे, चाहे वो स्पार्क प्लग हो, क्रॉकरी हो, आर्टिफिशियल जॉइंट्स हो या टाइल्स हो या सैनिटरी आइटम हो, कोई सिंक हो, कोई वॉश बेसिन हो, बाथरूम में लगने वाली चीजें हो, कोई छत का कवर रूफ हो, कोई जमीन की फ्लोरिंग हो, कोई दीवारें हो, सब में इनफैक्ट कागज बनाने में जिस कागज पे आप लिखते हो वो कागज, जो कागज पैकिंग में काम आता है वो वाला कागज, या जो करेंसी के नोट भारत सरकार छाप रही है वो वाले कागज, या साफ सफाई का सामान, डिटर्जेंट, सोप। आपको मालूम है ये जो सोडा ऐश है ना, ये सब जगह लग रहा था। तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी देख ली। इन्होंने देखा कि हम लोग सारा इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में, सब इंपोर्ट कर रहे हैं, टाइम लगता है, डिलीवरी में बहुत समस्या आती है और बहुत महंगा पड़ता है। इन्होंने सोचा मैं 25% सस्ता भी बना लूंगा और डिलीवरी तुरंत कर दूंगा और मैं उसी से मल्टीपल आइटम बना दूंगा, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। प्लांट को मैं अलग अलग केमिकल्स में लेके जाऊंगा। ये टाटा केमिकल्स था। आप सोच रहे हैं ये सॉल्ट, टाटा नमक, टाटा नमक, टाटा नमक, टाटा केमिकल्स बहुत बड़ा हो गया। वहां पर उन्होंने कहा मैं क्लोरीन बना लूंगा जो ब्लीचिंग के अंदर काम आएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम आएगा, मैं जिप्सम बना लूंगा जो खेतों में फर्टिलाइजर के लिए काम आएगा, कपड़ों में, टेक्सटाइल में काम आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम आएगा, सीमेंट बनने में भी काम आता है। तो इन्होंने देखा यार पॉसिबिलिटी हो गई बहुत बड़ी, समझ में आ गया यार बहुत काम हो सकता है इसमें तो मैं कई प्रोडक्ट बना लूंगा। और ये बेचारा फंसा हुआ है। फिर उन्होंने जाके उस फाउंडर का इंटरव्यू लिया। ये है मेरा चौथा पॉइंट, फोकस फाउंडर। उनको दिखा फोकस फाउंडर, उन्होंने देखा कि भाई फाउंडर को ना मैं अगर थोड़ा मदद कर दूं स्किल्ड और एक्सपर्ट टीम लाने में, फाउंडर को मदद कर दूं। उसका नाम था उस समय कपिल राम वकील। अब ये कपिल राम वकील, उन्होंने देखा यार बहुत पैशनेट है यार, जोर लगाना चाहता है, स्किल्ड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, लेकिन बेचारा जो है ना इंस्टीट्यूशन को रन नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या पैसे की कमी है ना तुझे कपिल राम वकील, पैसे मैं तेरे को देता हूं, मैं तेरा जो पूरा प्लांट है 1.25 करोड़ रुपए में खरीद लेता हूं, 1 करोड़ 20 लाख में, मैं नई मशीनें ला दूंगा इसके अंदर। दूसरा, तेरे को 11.5 लाख रुपए मैं मुफ्त में दे रहा हूं एक्विजिशन के लिए, 11.5 लाख रुपए तू रख, उस समय 11.5 लाख रुपए बता रहा हूं आपको। और तीसरा, जो तेरे एम्प्लॉय उनको नौकरी से नहीं निकालेंगे, लीड तू ही करेगा। कपिल राम वकील बहुत खुश, भैया पैसे भी आ गए और लीड भी मैं ही करूंगा, मैं ही चलाऊंगा, है जी। और कपिल राम वकील इन्होंने क्या किया, उसको अथॉरिटी दे दी और उसके रास्ते से बाहर आ गए। बोले मैं तेरी मदद कर दी, इस कंपनी की हिस्सेदारी मेरी हो गई, तू चलाएगा, साथ में मिलकर पैसा कमाएगा। जेआरडी ने ओखा सॉल्ट वर्क कंपनी खरीद के उसका नया नाम कर दिया टाटा केमिकल्स। टाटा नाम तो रहता ही है, विश्वास का है। और कपिल राम वकील को उसका डायरेक्टर बना दिया। अब कपिल राम वकील, इनका तो 15 से 95 का प्लान था, 15 कंपनियां 95 तक कैसे पहुंचानी है। ओखा से लगवाया इन्होंने छक्का और चौका, ऐसा था ओखा, है जी, जिसको क्या बना दिया टाटा केमिकल। 20 साल के अंदर टाटा केमिकल इस समय एशिया की टॉप 5 सॉल्ट वर्क कंपनीज में से बन गई। और उन्होंने क्या था, गिव एंड टेक डील थी बढ़िया सी, और उस डील के साथ में उन्होंने 1940 से 1980 तक 40 साल के अंदर वो कंपनी जो केवल 10 लाख रुपए का बिजनेस कर रही थी अब 80 करोड़ का कर रही है, यानी कि 800 गुना पहुंचा दिया। आज टाटा केमिकल दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर है, जिससे इतना कुछ बनता है। पता नहीं था सोडा ऐश के बारे में, मैंने इजी करके समझाया आपको। मेरा काम है बहुत आसान करके समझाना, मेरा काम है। जैसे ये अच्छे फाउंडर्स पे बेट करते हैं ना, मैं भी वो करता हूं, मैं भी ढूंढता हूं कि मेरे को अच्छे फाउंडर मिल जाए। मेरे आप लीडरशिप फनल के बारे में सुना, आपने आइडिया टू आईपीओ के बारे में सुना है। लीडरशिप फनल में से मैं भी कुछ अच्छे कपिल राम वकील जैसे फाउंडर ढूंढता हूं। जब लीडरशिप फनल में आते हैं ना, मैं देखता हूं उन फाउंडर को सिलेक्ट करता हूं, उनमें से जो पैशनेट है, फोकस्ड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, उनको हैंड होल्ड करता हूं। फिर मैं उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूं, उनका ग्रोथ, उनका एक्सपेंशन, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी ब्रांडिंग, उनका सारा प्लानिंग, उनकी सारी स्ट्रक्चरिंग, उनके फ्रेंचाइजी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, उनको एक्सपोर्ट चाहिए, जो जो करना है। तो लीडरशिप फनल में सिलेक्टेड सीट होती है, उनमें से मैं कुछ को सिलेक्ट कर लेता हूं, जिनको मैं आईपीओ तक हाथ पकड़ के लेके जाता हूं। और ये पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरे गेम चेंजिंग नहीं है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। पार्टिसिपेंट्स ना जान देने को तैयार हो जाते हैं लीडरशिप फनल के लिए, इतनी कस्में खाते हैं, आप खुद देखो। अगर आप अपने दिमाग से ढक्कन हटाना चाहते हैं, अपने धंधे को बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके बिना सोचे समझे चले आइए लीडरशिप फनल पे। मजा आ जाएगा, आपका एकदम उत्साह बढ़ जाएगा, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे और आपका धंधा बिजनेस बन जाएगा। बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो इस इवेंट को जरूर ज्वाइन करें। जबरदस्त सेशन, मतलब 10 से 11 घंटे का सेशन है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को एग्जर्शन हो रहा है। बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, लेकिन सर के प्रोग्राम पे आने पे ना इतनी अक्ल आ गई कि बादाम तो फेल है इसके आगे। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि धीरे धीरे ढक्कन खोलने से बढ़िया लगातार एलएफपी में आइए और तेजी से ढक्कन खोलिए। आई एम थैंकफुल
कि मैं इसका पार्ट बना। आप जो नहीं आए उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, ये इवेंट करो, थोड़ा अपने पे खर्चा करो, लेकिन नॉलेज बढ़ाओ। जब तक आप तालाब से समुद्र में नहीं जाएंगे तो बाहर का क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ आके लग रहा है कि हमने हमारे ये पैसे वेस्ट नहीं इन्वेस्ट किए हैं। आपने एमबीए नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप लीडरशिप ले लीजिए। अब तक आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया हो चुका था, टाटा केमिकल्स हो चुका था, पुरानी कंपनियां चली रही थी। अब इनको हवाई जहाज के साथ साथ इनको सड़क का भी, रोड का भी राजा बनना था। बिजनेस का एक मल्टीवर्स यूनिवर्स तैयार हो रहा था। उसमें आता है मेरा चौथा चैप्टर, रीच ग्लोबल टू रूल लोकल। टेल्को आ गया। ये टेल्को वही कंपनी है जो आगे चल के टाटा मोटर्स बनी। टेल्को थी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। टेल्को में मैं आपको समझाता हूँ, 1940s की बात है। टाटा स्टील जो चल रहा था, जो कि एक्चुअली जमशेदजी टाटा के टाइम पे शुरू हुआ था, टाटा स्टील। वो टाटा स्टील जो चल रहा था, वो ब्रिटिश रेलवेज को क्या करता था कि भाई आपको ट्रैक बनाना है, आपको हम लोग स्टील सप्लाई करते हैं। अब एक्सपेंशन किंग जेआरडी ने सोचा कि स्टीम इंजन में गड़बड़ चल रही है इनके बॉयलर खराब हो जाते हैं। इन्होंने कहा हम खाली ट्रैक काहे बनाएं इनके लिए तो हम क्या करते हैं, लोकोमोटिव बनाने शुरू करते हैं। मतलब इंजन ही बना के देते हैं इनको, इंजन डब्बे बना के देते हैं। ट्रैक क्यों, पूरी ट्रेन में मदद कर देते हैं इनकी। कुछ ही सालों में स्टीम इंजन ही बनाना शुरू किया। तो बाद में ऐसा हुआ कि एक साल में 100 इंजन तैयार करके देने लगे, क्योंकि ट्रेन की बहुत जरूरत थी देश में। पर विजनरी टाटा को ये बात पता था, इसको एक्सपैंड बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कस्टमर रेलवेज है। और जिस दिन रेलवेज ने अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि अंग्रेज हैं, गोरे हैं, जिस दिन हाथ खींच लिया सारा धंधा खत्म हो जाएगा। आपने सुना ना वो गाना कि एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूं बोल के, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। जेआरडी टाटा ऐसे नहीं थे कि मैं अंग्रेजों के भरोसे पे सब बैठ जाऊं भूल के, अंग्रेजों के साथ ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। नहीं, अपनी टीम को बोला कि भाई हम इतना बड़ा काम करें टाटा स्टील में, खाली हम ट्रेन के लिए इनके काम क्यों करें। नई अपॉर्चुनिटी, नया सेगमेंट ढूंढते हैं ना एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि इनका नाम है ये जेआरडी एक्सपेंशन टाटा। ये एक्सपेंशन के लिए इन्होंने क्या किया, दुनिया भर में अपनी टीम को भेजा। वहाँ एक कंपनी हुआ करती थी डालमर बेंज, ये मर्सिडीज बनाया करती थी कंपनी। ये ट्रक्स के भी बड़े मैन्युफैक्चरर थे दुनिया भर के अंदर। यूरोपियन मार्केट में इनका बहुत बड़ा दबदबा था। इनको इंडिया आना था, इंडिया में लाइसेंस राज था, बहुत दिक्कत चल रही थी, इंडिया में घुस नहीं सकते थे। इंडिया में सरकार की कंडीशन थी कि मैक्सिमम सामान आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा। और नेहरू उस समय 1950s में बड़े विजनरी थे, कहते थे मेक इन इंडिया चालू करेंगे। नेहरू तब से कहते थे मेक इन इंडिया। जेआरडी ने ऐसा किया, जेआरडी ने जाकर के टाटा की तरफ से एक प्रपोजल दे दिया, क्या कि मैं डालमर बेंज को इंडिया में अप्रूवल दिला दूंगा और टेल्को प्लांट को मैं मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई करके आपके सारे कंपोनेंट यहीं बनवा दूंगा और टाटा इंडियन मार्केट में माल बेचेगा, आप विदेशों में जाकर के बेचो। आपको 15% स्टेक भी दे देता हूं, आप मुझे सारी अपनी इंटेलिजेंस दे दो बदले में सारी इंटेलिजेंस दे दो, ताकि मैं टेक्नोलॉजी का आपका इस्तेमाल कर लूं। आपके जर्मन जितने भी हैं एक्सपर्ट मर्सिडीज बेंज के, वो सब के सब आकर के हमारे साथ रहेंगे यहीं पे। सारे एक्सपर्ट यहाँ रहेंगे, टेल्को के प्लांट में रहेंगे, उनको बढ़िया मकान बना के देता हूँ, उनको साथ में अर्दली देता हूँ, उनका खाने पीने का जुगाड़ कर देता हूँ। ए मस्ती से काम करो, हमको भी सिखाओ, साथ में मिलकर काम करेंगे, इसके लिए पार्टनरशिप कर लेते हैं। और क्या हुआ, इस पार्टनरशिप के कारण 40% सामान जो विदेशों से इंपोर्ट होता था वो केवल 2% पे रह गया, 98% ये लोकल बनाने लग गए। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 15 साल के अंदर सब कुछ सीख गए और 15 साल के अंदर 2.25 लाख ट्रक बना दिए इन्होंने, 2.25 लाख ट्रक बना दिए। यही चल के आगे टाटा 407 की कहानी बना, बहुत बड़ी कहानी जाकर के बना। उसके बाद क्या, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बोले भाई ठीक है अब आपको क्या, बोले क्या करें, कुछ नहीं, हमारा नाम है टाटा। बोले मतलब, बोले आपको टाटा अब हम खुद ही चलाएंगे, है जी, खुद ही चलाएंगे। और को लग गए जी, टेल्को को लेकर के आगे बढ़े। आने वाले समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब टाटा 407 ने धमाल किया, 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया जेआरडी टाटा की लीडरशिप के अंदर। उस समय जो 4 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, है ना, ये 1990 आते आते 1955 से 1990 आते आते 2,500 पौने 3,000 करोड़ का रेवेन्यू करना शुरू कर दिया। और फिर टाटा मोटर्स इसका नाम रखा गया। इसकी 2 डिवीजन, कमर्शियल जहाँ पे सारे ट्रक वैन बसेस बनती हैं, दूसरा है पैसेंजर जहाँ पे सारी कार्स एसयूवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं। और इंडिया में चलने वाला आज भी हर दूसरा ट्रक टाटा का ही है। टाटा 407, टाटा एस, इतना कुछ बना दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी समझो कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। ये कहानी बहुत सुनी हमने महाराज जी से, है जी। ये सवाल अब पुराना हो गया, 70 में क्या जोड़े कि 17 बन जाए। अपने अंदर ऐसा क्या जोड़ें कि आपका धंधा बन जाए और 15 से फिर 95 हो जाए, जैसा इन्होंने किया। ये पूरे वीडियो में आप सीख जाओगे। अगले जो चैप्टर है ना, उसमें समझ में आएगा कि बहुत सारी कंपनी को एक साथ कैसे मैनेज करना है। ये मिलियनियर से बिलियनियर की मैथ क्या है। जेआरडी ना कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएशन भी करते थे और एवोल्यूशन भी करते थे, सामने देखते भी थे और अंदर से अपने आप को ग्रो भी करते थे। 1950s पार करते करते उन्होंने रियलाइज किया अगर आगे जाना है तो यहाँ मैं स्टक होना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर स्टक होगा तो फट जाऊंगा। अब जो टीचर को ना, जैसे कभी कभी अगर टीचर को थोड़ी देर बाहर जाना है तो मॉनिटर को खड़ा कर देते हैं, तो टाटा को लिए अपने लिए ऐसा एक वेल क्वालिफाइड मॉनिटर की टीम चाहिए थी, यानी कि एक बड़ी टीम चाहिए थी जो मॉनिटर बन जाए, जहां मेरी जरूरत ना पड़े।
क्योंकि जेआरडी टाटा से पहले सबका चेयरमैन एक ही हुआ करता था। इन्होंने कहा सबकी टीम अलग अलग करता हूं मैं, ऐसे बंदे ढूंढता हूं जो मेरे बिहाफ पे मैनेज कर सकें, ताकि मैं अपने अगले बड़े नंबर पे फोकस कर चुकूं। मुझे तो 15 से 95 में पहुंचना है। तो उस पर आता है मेरा 5वां चैप्टर। जैसे भारत के लिए आईएएस था, वैसे टाटा के लिए टीएएस था। इन्होंने टीएएस बनाया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरह इन्होंने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बना दिया, जहां पे लीडर्स पैदा होते हैं। जैसे आईएएस में लीडर्स पैदा होते हैं, टीएएस में भी लीडर्स। देश को चलाने के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए ना आपको, जैसे पॉलिटिशियन का और ब्यूरोक्रेट का। इन्होंने भी कहा मुझको भी चाहिए विजनरी लीडर का और स्किल्ड मैनेजर का। अब लीडर तो ये ढूंढ के ले आते थे, या तो कोई कंपनी खरीद ले, उसको पार्टनर बना ले, उसको लीडर बना दिया, या फिर कैम्ब्रिज हार्वर्ड से को बंदा ले आए, उसको लीडर बना दिया, या बहुत समय से जो टाटा ग्रुप में है उसको लीडर बना दिया। लेकिन मैनेजर नहीं मिल रहा है। कि मैनेजर कहां से लेकर गया? कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तो है नहीं यहाँ पे। उसको सॉल्व करने के लिए जमशेद जी वाले स्टेप पे इन्होंने क्या किया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या बना? टैस, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जहां पे मैं मैनेजर्स को तैयार कर सकूं। उन्होंने क्या देखा, करंट रिक्वायरमेंट मेरी लीडर मैनेजर की कितनी है, करंट गैप कितना है, रिक्वायरमेंट वर्सेस अवेलेबिलिटी, उसको कैलकुलेट किया। मालूम था आने वाले समय में कंपनीज बढ़ाते जाऊंगा, फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जाएगी, तो नंबर ऑफ अपकमिंग बिजनेस कितने हैं आने वाले 5 से 10 सालों में, वो कैलकुलेट कर लिया। उसके लिए मुझे कितने लीडर, कितने मैनेजर चाहिए होंगे, उसका फोरकास्ट कर लिया। और इसको बोलते हैं भाई अपनी कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी को समझना। आप भी जब ग्रो कर रहे हो तो ग्रो करते वक्त 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद कितनी टीम चाहिए होगी, उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। और 5वां पॉइंट, फाइनली टोटल लीडर और मैनेजर कितने डेवलप करने हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को 70-20-10 के फॉर्मूला पे उन्होंने बिल्ड किया। ट्रेंड एम्प्लॉय को पिक करो, जो अच्छा एम्प्लॉय उसको पिक करो, उसको टैस में भेज दो, जाकर के टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भेज दो, और फिर कंपनी में उसको पहले वहां ट्रेन करो, फिर कंपनी में प्लेस करो। अब कैसे करोगे? 70 मतलब क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। 70% तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे। ये नहीं कि क्लास में बैठ के लेक्चर दिए जा रहे हैं, वो अपना बतिया रहे हैं और झपकी लिए जा रहे हैं। इंटरेस्ट ही क्या है क्लासरूम में बैठने का? सुनिएगा, 70% भैया जो ट्रेनिंग होगी ना, वो फैक्ट्री के अंदर खड़े करके शॉप फ्लोर पर ट्रेनिंग दूंगा। 20% ट्रेनिंग देंगे कोचिंग, मेंटरिंग, पीयर लर्निंग, आजू बाजू से सीनियर से सीखेगा। और 10% मैं खाली क्लासरूम में बैठा करके ट्रेनिंग दूंगा। 10% फॉर्मल ट्रेनिंग होगी। अब हुआ क्या इससे उन्होंने कहा कि इसे करना कैसे? मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि क्या करो, जो भी आदमी को ट्रेन करना है टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, उसको टाटा स्टील में भेजो थोड़े दिन, फिर टाटा पावर में भेजो थोड़े दिन, फिर टाटा अप्लायंसेज में भेजो, फिर टाटा केमिकल्स में भेजो, टाटा टेक्सटाइल में भेजो, टाटा ट्रांसपोर्टेशन में भेजो। उसको अलग अलग कंपनी में, अलग अलग डिपार्टमेंट में घुमाओ, और जितना उसको घुमाओगे वो हर डिपार्टमेंट देखेगा, एक्सपोजर देखेगा, अलग अलग चीजें सीखेगा। और जो ब्राइट माइंड है टास्क का, उसको बिल्कुल इस रिग्रेस प्रोसेस को जब वो सीख जाएगा, अब वो उसको सीखने के लिए एक चीज इन्होंने और बोल दी भाई, उसका ध्यान रखना आपको। वो क्या बोले? 4 चीजें पार करेगा वही टास्क में पहुंचेगा। जैसे आईएएस में पहुंचना मुश्किल है, वैसे टीएएस में पहुंचना भी मुश्किल है। जैसे आईएएस क्रैक करना मुश्किल है, टीएएस क्रैक करना भी मुश्किल है। हजारों एम्प्लॉयज थे इनके पास में, कहते पहले इनिशियल स्क्रीनिंग कर लो, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या, पढ़ा लिखा कितना। दूसरा, अब रिटन टेस्ट दोबारा लो उसका, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं किसी और से पेपर दिलवा के आ गया और यहां हम दोबारा पेपर लेंगे। तीसरा है उसका ग्रुप डिस्कशन कराओ सबके साथ में, इससे समझ में आया कि टीम वर्क कर सकता है ग्रुप डिस्कशन में, समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ग्रुप डिस्कशन में, समझ में आ जाए कम्युनिकेशन स्किल है, बोल भी सकता है कि नहीं बन सकता है, लीडर बन जाएगा। चौथा, फाइनली उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, उसके 2-3-4 राउंड लो सीनियर लीडर से। जब ये 4 चीजें क्लियर कर जाए तो फिर जेआरडी ने कहा कि जैसे जेआरडी ने अपना बिल्ड किया, जेआरडी के बिल्ड करने के बाद कईयों ने बिल्ड किया। आदित्य बिरला ने भी बिल्ड किया, बिरला ग्रुप के जो आदित्य बिरला है उन्होंने बना दिया आदित्य बिरला मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे उन्होंने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बनाया। रिलायंस ने बना दिया रिलायंस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, आरएलडीपी, सब आगे बढ़ते चले गए। और ये टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इतनी सफल हुई, सबसे पहले यही काम करते थे। आज अजय चावला जो है, वो उनके ज्वेलरी डिवीजन जो टाटा के सीईओ, वो भी वहीं से निकले, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। आर मुकुंदन जो है, टाटा केमिकल्स के जो सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी यहीं से निकले, टैस से। हरीश भट्ट जो है, जो पूरे के पूरे टाटा ब्रांड को मैनेज करते हैं, पूरे टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के सारी कंपनियों के ब्रांड कस्टोडियन है, वो भी यहीं से निकल के आया, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। ये जरीर लंगराना थे, ये टाटा केमिकल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या हरजीत सिंह थे, टाटा टेली सर्विस इन्होंने बिल्ड करी थी, हरजीत सिंह ने मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए तो केकी मिस्त्री जो एचडीएफसी में चले गए, एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन है, वो भी बोले मैं भी टाटा ग्रुप में काम करके आया हूँ, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही प्रोडक्ट हूँ, इसी के कारण मेरे अंदर इतनी वैल्यूज है, आज इतना कैरेक्टर बिल्ड हुआ है मेरा, जो मैं आज करियर को लीड कर पा रहा हूँ। आजकल जो यंग बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उनको उनका करियर प्लान पूछो, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सुना ना आपने, यंग बॉयज गर्ल्स उनका करियर प्रोग्राम पूछो, स्टिल फिगरिंग आउट, क्या करना है समझ नहीं आ रहा जी, मेरा पैशन क्या है जी। वीडियो देख रहे हैं इंस्पिरेशनल स्पीकर्स के, कहीं अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, वो बच्चों को बैठा करके पैशन सिखाते हैं, सब बताते हैं कि पैशन है कि नहीं है। आज आपको बताता हूँ, ये स्टिल फिगरिंग आउट जेआरडी टाटा ने 34 साल की उम्र में पूरी कंपनी का भार संभाल लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आज का यूथ ना इस बात पे फोकस करे कि ग्रो करने के लिए उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हुआ करती है, उनका माइंडसेट समझे, खुद को इंस्पायर करें, ताकि ये स्टिल फिगरिंग आउट से निकल करके फुल्ली फिगर्ड आउट बन जाए।
और ऐसा होने के लिए ना मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियोस को स्प्रेड करो, क्योंकि ये उसको दे दो जिसको भूख है बिजनेस में ग्रो करने की, उसको हजम हो जाएगा। ये हर एक को हजम नहीं होगा, ये लक्कड़ पत्थर हजम है, इसमें बहुत डेप्थ है। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मतलब केवल किस्से कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं आपको। हाँ, जो एक बिजनेसमैन का जो सीक्रेट होता है ना एंटरप्रेन्योर का आगे बढ़ने के लिए, वो फोकट की चीजों पर नहीं, फोकस की चीजों पर ध्यान देता है। जेआरडी का फोकस क्लियर था। लीडर्स और मैनेजर्स को बिल्ड करने के लिए, ऑपरेशंस को बिल्ड करने के लिए मैनेजर्स उन्होंने ऐसे बिल्ड किए। उनका फोकस था मेरे को एम्पायर तैयार करना है। उनका फोकस था, बड़ा क्लियर फोकस था उनका कि मुझे ऑपरेशंस में नहीं रहना है, मुझे एक्सपेंशन में रहना है। ये मैं समझाता हूँ लीडरशिप फनल में कि ऑपरेशंस है गोल गोल, और जितना करोगे गोल गोल जिंदगी हो जाएगी। गोल छूट जाएगा आपका बड़ा वाला गोल। बड़े वाले गोल को पकड़ना है, गोल गोल नहीं घूमना है। और बड़े वाले गोल को पकड़ने के लिए एक्सपेंशन पे फोकस करना है, ऑपरेशन से फोकस नहीं करना। तो ऑपरेशंस के लिए टीम कैसे डेवलप करते हैं, ये लीडरशिप फनल मैं रेगुलरली सिखाता हूं। इस बार मैं दिसंबर में बैच कर रहा हूं, 20, 21, 22 को न्यू दिल्ली में ही हो रहा है बैच। तो आप अपना कॉन्शियसली सही डिसीजन लीजिए। जो टैक्स का टॉस था उसमें जीआरडी की जीत हो गई। आगे चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन साथ ही वो जानते थे कि फ्यूचर रेडी होने के लिए मेरे को टूल रेडी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और टेकपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी। 1960s की बात कर रहा हूं। उन्होंने इस जोड़ का भी एक तोड़ निकाल लिया। बहुत दिक्कत हो रही थी, इसको जोड़ नहीं पा रहे थे। डेटा ही इंश्योर करेगा कि टाटा को घाटा ना हो। टाटा को घाटा ना हो, उसके आते हैं 6ठे अध्याय के अंदर कि इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट को मैनेज करने के लिए 1960s की बात कर रहा हूं। फ्रॉम डेटा टू डोमिनेंस, द टीसीएस स्टोरी 1960s में शुरू हुआ था। आज इतना बड़ा हो चुका टीसीएस। क्या किया इन्होंने, मैं समझाता हूं आपको। ये इस समय बिगेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है आज टाटा ग्रुप का। पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियां टीसीएस दे रहा है। पहली कंपनी थी भारत की जिसने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, टीसीएस। 2024 में आज सेकंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। कितने की, क्या मालूम है वैल्यू टीसीएस की? 15.5 लाख करोड़। 15.5 लाख करोड़। दिस इज व्हाट टीसीएस इज। आज टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। टाटा ग्रुप जो है ना, मतलब पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है, ऐसे खा जाए पता भी ना चले, है कि नहीं? तो इसका बहुत हद तक क्रेडिट टीसीएस को जाता है। 47% कंट्रीब्यूशन एक अकेले टीसीएस का है पूरे के पूरे ग्रुप को। ये टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो रिलायंस का जितना टोटल मार्केट कैप है, मोटा भाई मुकेश भाई का, है ना, उसका 86% अकेला टीसीएस है। 15.5 लाख करोड़। रिलायंस का मार्केट कैप क्या? 18 लाख करोड़। और टाटा ग्रुप की एक कंपनी है 15.5 लाख करोड़ की, पूरा का पूरा रिलायंस है 18 लाख करोड़ का। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने टीसीएस के लिए क्या किया। टीसीएस की शुरुआत आईटी जायंट बनने के लिए नहीं हुई थी, इनकी कन्वीनियंस के लिए हुई थी। इसलिए हुई थी कि मेरे को भाई और कई कंपनियां खरीदनी है, बनानी है, बड़ी करनी है, तो उनको मैनेज और ट्रैक कैसे करूंगा। इनको मालूम था कि भाई इंडिविजुअल साइज कंपनी का अपने बढ़ता चला जाएगा, एफिशिएंसी कैसे चेक करूंगा। मैनुअल डेटा है सारा का सारा, सब बही खातों में चल रहा है। डेटा एंट्री, बुक कीपिंग सारी खराब चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइपराइटर आ रहे थे उस समय में, लेकिन क्या टाइम कंज्यूमिंग है, एरर हो जाएगा, इनएफिशिएंट है। और फिर सिक्योरिटी का इशू है, भाई किसी गलत आदमी का हाथ डेटा लग गया, है ना, कोई अनऑथराइज एक्सेस हो गया, और फिर कहीं चोरी चकारी हो गई। और स्केल कैसे करूंगा मैं मेरे को 100 कंपनियां, हजारों फैक्ट्रियां, लाखों आउटलेट, लाखों एम्प्लॉयज रखने हैं मुझे। बिजनेस बढ़ने वाला है, वॉल्यूम बढ़ने वाला है, तो मेरे को मैनुअल सिस्टम से बाहर निकलना है और स्टोरेज कैपेसिटी अपनी बिल्ड करनी है। क्योंकि मैनुअल डेटा तो कितने हैंडल कर लो, कितनी फाइलें रख लोगे, ऐसा निकाल के धूल से पुरानी मिट्टी थड़ कहाँ से आदमी कितना फाइल रखेगा, इतनी मिट्टी बढ़ जाती फाइलों में। उस समय में इन्होंने टीसीएस के बारे में सोचा था कि मेरे को एक सोल्यूशन निकालना है, और तब इन्होंने अपनी टीम को यूरोप और अमेरिका भेजा रिसर्च करने के लिए। उन्होंने पता चला कि यूएस और यूरोप के अंदर उस समय डेटा प्रोसेसिंग स्टोरेज के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी थी, आईबीएम एक कंपनी थी, और एचपी मतलब ह्यूलेट पैकर्ड, इन कंपनियों ने कंप्यूटराइजेशन पे काम शुरू कर दिया था। 1962 में इन्होंने टाटा कंप्यूटर सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं, टाटा कंप्यूटर सर्विसेज शुरू किया ताकि हमारी सारी कंपनियों को मैं मैनेज कर सकूं। इनका विजन बहुत बड़ा था, इनका विजन था बहुत दूर का। ये विजन था कि अब तक मैं 30-40 कंपनियां बना चुका हूं, मुझे अभी 30-40-50 कंपनियां अपने जीवन काल में और बनानी है। तो मुझे डेटा को, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना है ताकि मैं डेटा ड्रिवन डिसीजन लूं। मेरे पास एक जगह पे डैशबोर्ड आ जाए, समझ में आ जाए, भाई रिव्यू कर सकूं, पूरी कंपनी का परफॉर्मेंस एक जगह पे दिख जाए मुझे। तीसरा पॉइंट, इसके चक्कर में उन्होंने टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज की मैं परफॉर्मेंस को कैसे चेक करूं, कौन करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, इसको चेक कौन करेगा और उनकी मदद कौन करेगा। 6 चीजें हो गई कि नहीं। आपको TRA, TRS, टास्क क्या है हमारा, इसको टास्क को करने के रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्शन स्टेप्स क्या होंगे, टाइमलाइन क्या है, कब तक होना है कंप्लीट, ये इसको रिव्यू कौन करने वाला है, और सपोर्ट की किसको जरूरत पड़ेगी। तो ये चाहते थे कि मैं इस तरह के प्रकार के डैशबोर्ड बनाऊं ताकि मीटिंग लेने के बाद मीटिंग कंप्लीट हो सके, पता चल जाए कौन करेगा, पकड़ो उसको, कब तक करेगा, टाइमलाइन बताओ, कैसे करेगा, एक्शन स्टेप बताओ अपने, अब किसकी मदद से करेगा, भाई इसका सपोर्ट कौन करने वाला है, इसकी चेकिंग कौन करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये 6 चीजें, ये आप चाहते थे कि मैं टेक्नोलॉजी से ले आऊं ताकि मैं OKR इंप्लीमेंट कर सकूं। OKR क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, और की रिजल्ट क्या है, कैसे पता चलेगा अचीव हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते हैं OKR।
तो उन्होंने तब से शुरू कर दिया था कि मैं केपीआई चेक करूं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है और मांगी कितनी गई थी, एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कितनी है। फायदा क्या हुआ उसका? जेआरडी ने इतना बड़ा पोटेंशियल देखा, खुद तो अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट किया है सब कुछ, फिर देखा डोमेस्टिक मार्केट ही अपने आप में बहुत बढ़िया, बिरलास को भी चाहिए, थापर्स को भी चाहिए, बांगर्स को भी चाहिए, श्रीराम ग्रुप को भी चाहिए, है ना। उस समय सारे बड़े बड़े, अब रिलायंस भी आने वाला था आगे चल करके, इन सबको जरूरत पड़ने वाली है। तो टाटा कंप्यूटर सर्विसेज को उन्होंने बता दिया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। बोले तुम हमारे लिए तो काम कर रहे हो, देश में बाकी बड़े ग्रुप्स के लिए भी काम करो, पैसा कमा के दिखाओ। आप जो जानते हैं पैन कार्ड का जो सिस्टम बना है वो टीसीएस का बनाया हुआ है। आप जानते हैं आने वाले समय में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना हुई थी वो टीसीएस ने करके दी थी। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर थे टीसीएस पे चल रहे हैं। टाटा ने अपनी स्ट्रैटेजी से लोगों को अपने 100 साल का स्ट्रक्चर दे दिया। जो पहले टफ था अब एक टच पे पॉसिबल हो गया, टफ चीज को एक टच पे पॉसिबल करके दिखाया। जेआरडी टाटा की बात करें, टाइकून्स ऑफ इंडिया, डेप्थ है। और टीसीएस को देख लो आप, 1976 में जो 1 करोड़ का रेवेन्यू किया था अपने भारत की दूसरी कंपनियों को सर्विसेज देकर के, 1 करोड़ का रेवेन्यू किया था, अब इस साल 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू किया है। कितना फर्क आ गया, 1 करोड़ से 2.5 लाख करोड़। ये थे जेआरडी टाटा। ग्रोथ का ग्राफ देख करके लग रहा था कि टाटा की 95 कंपनी से बढ़कर सीधा सेंचुरी भी मार दे, ताजुब की बात नहीं होती। तो आते हैं 7वें अध्याय पे। टी इन टाटा स्टैंड फॉर थिंक टैंक। अब बनाया उन्होंने टीएसएमजी, अपने जाते जाते टीएसएमजी तैयार करके गए, टाटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप। ये टाटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप क्या करता था? इसका काम था कि जैसे बढ़ते शहर को मैनेज करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, ऐसे बढ़ती कंपनियों को मैनेज करने के लिए, ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए भी आपको स्ट्रैटेजी वाले लोग चाहिए। कॉन्ग्लोमरेट एक्सपैंड करने जा रहा है, आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वो ब्रेन की जरूरत थी तो जो कि बड़ी प्रोएक्टिव अपॉर्चुनिटीज को टाइमली टैप कर सके। तो क्या करा इन्होंने, 1990s में इन्होंने देखा कि भाई अब इकोनॉमी खुल रही है, लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट का झगड़ा कम होने जा रहा है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है और अब प्राइवेट प्लेयर्स विदेशों से आने वाले थे। इनको टेंशन थी कि विदेशी प्लेयर अगर आ गए तो इतने कंपटीशन में फंस जाएंगे, तो मेरे को वो कंपटीशन से लड़ने के लिए दिमागदार टीम चाहिए। तब इन्होंने बनाया टाटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप। इसमें क्या किया, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंट ले लिए। जो टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी उसका काम था कि भाई मुझे ट्रेन करना है अपने लोगों को, स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाना है। लेकिन टीएसएमजी, टाटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप जो था, इस स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ग्रुप का काम क्या था कि मेरे को जो स्ट्रैटेजी बना करके सारी मेरी कंपनियों को स्ट्रैटेजी दे सके। 1 से 100 कंपनी सीख रहे हो ना आप मुझसे, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है भाई, मैं डेटा के हिसाब से, वो एक अलग टीम है, वो टीम सारी कंपनियों के लिए काम करेगी। ये स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ग्रुप है, ये अलग काम करेगा, ये डेटा बेस्ड डिसीजन लेगा, ये उसके लिए बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स इस्तेमाल करेगा, टैब्लू इस्तेमाल करेगा, पावर बीआई इस्तेमाल करेगा, एमएस ऑफिस इस्तेमाल करेगा, ताकि ट्रेंड और इनसाइट इकट्ठी करके टाटा स्टील को पकड़ा दे, लो भैया ये कर लो चेंज, टाटा मोटर को पकड़ा दे, भाई ये कर लो। ये लैंड रोवर जैगुआर जो खरीदी थी, हाँ, वो इन्हीं की बदौलत तो खरीदी थी। इसी कंपनी ने एनालाइज करके बताया था। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स लगाते हैं कि भाई मैं कैसे कॉस्ट बेनिफिट निकाल के दिखा सकूं, और कॉस्ट बेनिफिट निकाल करके अगर दिखाया कॉस्ट ये है, बेनिफिट ये है, कॉस्ट ये है, बेनिफिट ये, कैलकुलेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो चॉइस होगी, जो डिसीजन होगा, वो बड़ा इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट डिसीजन होगा। इन्होंने जाकर के पूरी कंपनियों में ईआरपी डाल दिया, सारे फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन सबको एक साथ कर दे, जैसे सैप है ना या ओरेकल है, इस तरह से उन्होंने ईआरपी डाल दिया। अब ये एक ग्रुप जो उनकी सारी कंपनी को ध्यान दे, सारी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बताए, यहां सारे आईआईटीएंस, आईएम के लड़के होंगे इस एक कंपनी के अंदर। ये अलग ग्रुप है, इसका काम क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढो। इसका काम क्या है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी उसको सपोर्ट करो। इसका काम क्या है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करके बताओ कि भाई तुम्हारी रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या होगी। इसका काम क्या है, नया धंधा मिला, इस नए धंधे में आपका कॉस्टिंग क्या आने वाली, कैश फ्लो क्या होने वाले, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी, रिटर्न ऑन एसेट कैसा निकल के आएगा, इबिट्टा मार्जिन्स कैसे रहेंगे, फाइनल नेट प्रॉफिट या पैट कैसा रहेगा, पे बैक पीरियड है, कितने दिन में पैसा घूम करके वापस आने वाला है। तो इनका काम था कि सारे टॉप आईएम्स के लड़के, जीनियस क्रीम, छोटी सी एक बढ़िया टीम बना दी जो सारी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज पे मदद करें। और फर्क क्या हुआ, वोल्टास को मार्केट लीडर इन्होंने बनाया, टाटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप ने बनाया। अब जानते आने वाले समय में अपैरल में जो वेस्ट साइड में एंटर किए वो इसी टीएसएमजी ने कराया कि भाई अपैरल में इतना धंधा, इतनी कमाई हो सकती है। ये सब जूडियो वूडियो जो आज देख रहे हो आप, आज स्टार बाजार जो उनका फूड और ग्रोसरी में चालू हुआ, इन्होंने कराया था। क्रोमा जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन चालू करी, वो इसी ने, टीएसएमजी ने करा के दिया था। तो ये क्या है, एक कंपनी को 100 कंपनी बनाने का इन्होंने शुरू से ही ऐसी तैयारी करी। टाटा स्काई भी इसी कंपनी ने, और ये जैगुआर लैंड रोवर का पूरा गणित निकाल के रतन टाटा जी को इसी टीएसएमजी ने दिया था। टाटा एक ऐसा नाम है
जिसने देश में सिर्फ धंधा नहीं बल्कि देश को बनाया है। शायद इसीलिए आज हमारे देश का बच्चा बच्चा टाटा का नाम जानता है। एक लेगेसी तैयार कर दी और वो लेगेसी ऐसी तैयार हुई कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी बने, लैक्मे के प्रोडक्ट्स भी लेकर के आए, वोल्टास, टाटा टी, टाटा हाउसिंग, टाइटन, ये सब कुछ चालू किया जेआरडी टाटा ने। और अब समय आ गया था अपना बेटन आगे पकड़ाना। बेटन समझते हैं ना, रिले रेस में बेटन का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, अब जो है ना माइक उठा करके अपना किसने दिया, भारत रत्न जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को वो माइक पकड़ा दिया और वो लेगेसी और आगे टाटा ग्रुप की बढ़ी 1950s में। तब उस समय की बात है जब कैलिफोर्निया में रतन टाटा जी पढ़ते थे और 1962 में उनको बुला करके टाटा स्टील पे उसी प्रकार उन्होंने भी उनको बहुत जूनियर नौकरी दिलाई, एकदम इंटर्न की नौकरी दिलाई, बहुत छोटी नौकरी, पर 6 साल के अंदर रतन टाटा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया टाटा स्टील का। और आने वाले समय में उनको नेल्को पकड़ाई गई। नेल्को एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती थी। रतन जी ने 1972 में वो ली, भयंकर लॉस मेकिंग कंपनी का लॉस खत्म किया, उसको प्रॉफिट में लेकर के आए और वो कंपनी जो 3 करोड़ का काम करती थी उसको 200 करोड़ पे ले गए। आने वाले समय में ऐसा भी हुआ था कि टेल्को के अंदर स्ट्राइकें हुई, बहुत सारी यूनियन के खिलाफ हो गई, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ये मजदूरों के साथ बैठ जाते थे, उनको उनके साथ उनके हक के लिए भी लड़ते थे मैनेजमेंट से और जाकर के उनको बताते थे मैनेजमेंट ये कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा। तो दोनों तरफ पोलाइटनेस रख करके रतन टाटा ने दोनों तरफ पोलाइटनेस रख करके बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला टाटा ग्रुप को। और जब डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालते, स्ट्राइक खत्म कराते, हाईएस्ट प्रॉफिट टेल्को ने किया, जो कि टाटा कंपनीज के अंदर टेल्को कौन सी, टाटा मोटर्स, हाईएस्ट प्रॉफिट किया। जेआरडी ने रतन टाटा को अपना सक्सेसर तैयार कर लिया था। 25 मार्च 1991 में अपना माइक उठा करके, अपना बेटन उठा के टाटा सन्स का एक बोर्ड मीटिंग के अंदर अनाउंस कर दिया कि भाई अब जो है ना जेआरडी टाटा से रतन टाटा चेयरमैन होने वाले हैं। और जेआरडी टाटा उस समय खड़े हुए और अपनी सेक्रेटरी को बुलाए, आइए देवी जी, अब ये केबिन हमारा नहीं है, अब यहाँ रतन टाटा बैठेंगे, चलिए अब हमारे चलने का समय हो गया। चलने लगे। रतन टाटा जी ने वहीं हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, मैं वो पीछे वाला छोटा केबिन है वो इस्तेमाल करते रहूँगा, ये केबिन आपका रहेगा। वो दिन था, आज तक का दिन था, जब तक रतन टाटा जी रहे चेयरमैन तब तक उन्होंने कभी जेआरडी टाटा का केबिन का भी इस्तेमाल नहीं किया, अपने साइड के केबिन में बैठ करके उन्हें जीवन बिताया। जेआरडी टाटा वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रतन टाटा को प्रिपेयर किया, जिनको आज भी लोग कितने प्रेम से याद करते थे। जेआरडी टाटा को भारत रत्न मिला क्यों एकमात्र बिजनेसमैन है क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1944 में बॉम्बे प्लान बना के दिया था। 1944 में इन्होंने आरबीआई की स्थापना करने वाले यही थे। 1944 में फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने तैयार करके दिया था। ये बॉम्बे प्लान उन्होंने बना के दिया। इसको देश मानता है, सारी सरकारें मानती हैं। जेआरडी टाटा थे जिन्होंने नेशनल रिलीफ फंड तैयार किया था। जानते हैं 1947 में जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के समय में बहुत इंडिया में बहुत स्ट्रगल चल रहा था क्योंकि उस समय अचानक बहुत सारे रिफ्यूजी भाग भाग के इंडिया में आ रहे थे। जितने रिफ्यूजी आ रहे थे तो उन्होंने जाके पीएम नेहरू से बात करी और बोले, नेहरू साहब ऐसा है, आपको एक नेशनल फंड फॉर रिलीफ एंड डिस्ट्रेस बिल्ड करना है। नेहरू जेआरडी टाटा को बात को मना नहीं करते थे, मान गए। तब वो नेशनल रिलीफ फंड तैयार हुआ उस समय। और उसकी स्थापना के बाद उन्होंने टाटा एयरलाइंस जो बनाई, जो कि एक्चुअली एयर इंडिया बनी, इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे जिसके कारण ये फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बने। ये एक कंपनी से 100 कंपनी बनाने का जो उन्होंने तरीके सिखाए अलग अलग, ये सारी स्ट्रैटेजी, जेआरडी टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना ही अपने आप में उनका एक खास परिचय दे देता है। इन्होंने सिर्फ करोड़ों रुपया नहीं बल्कि करोड़ों के दिल में अपनी जगह भी बनाई है। इसीलिए टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, टाटा एक ऐसा कंपेनियन है जो लगता है हर समय देश का है, देश के लिए है, देश के साथ है, देश के विकास में है। आज सालों के बाद भी इनके लिए दिल में हमारे वही इज्जत है और हमेशा आगे भी रहेगी। अगर आप भी किसी और ऐसे इंस्पायरिंग टाइकून के बारे में डेप्थ में स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, मैं आऊंगा, आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं। आपने राजीव दीक्षित जी बोला, आपने मुकेश अंबानी बोला, आपने धीरू भाई अंबानी बोला, आपने गौतम भाई अडानी बोला, आपने जेआरडी टाटा बोला, आपने रतन टाटा बोला, आपने नारायण मूर्ति बोला। जिसका नाम बोला मैंने सब पे वीडियो बनाया। अब आप जिसका नाम लोगे उस पर वीडियो बनाऊंगा, पर वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं ना अपना समय बर्बाद ना करें, इन डेप्थ को सीखें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, भारत को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।